हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास के लिए बैच चालू कर रहे हैं। 12th क्लास के लिए हम सारी आज रिकॉर्डिंग करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम 12th क्लास के लिए सेकंड वाला जो पेपर है, जहाँ से वो ऑप्टिक्स चालू होती है, वहाँ से चालू करेंगे। तो चैप्टर का नाम है हमारा 13 चैप्टर है, ये बुक में 13वां चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण व अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्पेरिकल मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या ऐसा करो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड स्पेरिकल मिरर। अब सबसे पहली जो इसमें डेफिनेशन है वो है, डेफिनेशन क्या है? स्टार्टिंग प्रकाश से होता है। जब प्रकाश नाम ही बोल दिया हमने प्रकाश, तो प्रकाश होता क्या है? आपको पता होगा कि हमें कोई भी वस्तु तब दिखाई देती है जब प्रकाश उस वस्तु से जाके टकराए। यानी हमें कोई वस्तु कब दिखाई देगी? जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, अगर मैं लाइट नहीं जलाऊं तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में हम लोग देख नहीं पाते। तो सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब प्रकाश किसी वस्तु से जाके टकराए और उस टकराकर वापस हमारी आंखों में लौट कर आए, तब हमें वो वस्तु दिखाई देगी। लेकिन अंधेरे में क्या होता है? अंधेरे में कोई प्रकाश है नहीं, तो प्रकाश जिस वस्तु के पास जाएगा उसके पास टकराने का कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट, तो टकरा के वापस आने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो सीधा सीधा क्या है डेफिनेशन बनेगी कि प्रकाश एक ऐसा विकिरण है, विकिरण मतलब रेडिएशन, जो आगे आके हम पढ़ेंगे। प्रकाश जो है प्लांक के नियम के अनुसार कि वो कहेगा कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में बना, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। तो प्रकाश ऐसा विकिरण है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है। संवेदना मतलब कोई चीज सेंस करना, स्पर्श मतलब महसूस करना, संवेदना उत्पन्न करता है, तथा जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग देखिए हमारी, प्रकाश क्या कह रहे हैं? प्रकाश, लाइट। प्रकाश एक ऐसा विकिरण है, प्रकाश एक ऐसा विकिरण है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है, तथा जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो क्या कहा था कि कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देगी? जब प्रकाश उस वस्तु से टकराए और उस टकराने के बाद प्रकाश की किरण हमारी आंखों में प्रवेश कर जाए, तब हमें कोई वस्तु दिखाई देगी। तो प्रकाश का यही कह रहे हैं कि प्रकाश एक ऐसा विकिरण है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करे। संवेदना मतलब एक महसूस कराए कि कुछ है, संवेदना उत्पन्न करे, तथा जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब प्रकाश के होते हैं कुछ गुण, प्रकाश के गुण। अब हाई स्कूल में एक गुण पढ़ा होगा आप लोगों ने कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लेकिन यहाँ हम डिनाई करेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलाएंगे, क्योंकि जैसे ये लाइट वाली खत्म होगा, नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है वो है डबल नेचर ऑफ लाइट, डबल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो वहाँ हम कहेंगे कि भैया नहीं, प्रकाश उसमें नहीं चल रहा, प्रकाश चल रहा तरंगों के रूप में। तो वो जो प्रकाश हम पढ़ रहे थे हाई स्कूल में, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है या सरल रेखा में चलता है, तो उस चीज को तो आप भूल जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, सबसे पहला ले रहे हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। मतलब प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय, कहने का मतलब कि इसके पास
विद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। बस फर्क इतना है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे हाई स्कूल में पढ़ा होगा ना, एसी करंट इस तरीके से चला देता है मैग्नेटिक करंट को। उसी तरीके से विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ रहता है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है जस्ट इसके परपेंडिकुलर ई के। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और इस तरीके से चलते हैं दोनों एक साथ एक ही फेज में। ये नहीं कि आगे पीछे इस तरीके से नहीं, दोनों एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ इस तरीके से। यानी दोनों का जो फेज है, कलांतर जो है वो एक समान रहता है। कलाम वगैरह के बारे में हम 11th क्लास में जब हमने वो पढ़ा था वेव के बारे में, तरंगों के बारे में, उस वाले चैप्टर में हम पहले कर चुके हैं। अब दूसरा है इसमें, दूसरा कि प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात किसे कहते हैं कि ऐसा माध्यम जहां कुछ भी नहीं, ब्लैंक, कोई भी एयर पार्टिकल नहीं, कोई भी गैस नहीं, कुछ भी नहीं, एम्प्टी, बिल्कुल वैक्यूम को उसको पूरा सक करके खाली कर दिया। तथा प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, तथा अन्य किसी माध्यम मतलब कि निर्वात के अलावा अन्य किसी माध्यम में प्रकाश की चाल सदैव 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से कम होती है। मतलब मैक्सिमम जो स्पीड है ना प्रकाश की वो यही है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और 3 × 10⁸ मतलब क्या हो गया कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश चल जाता है। और बाकी जितने भी मीडियम रहेंगे, बाकी जैसे एयर है, आपका वाटर है, केरोसिन है, ग्लास है, बाकी जितने भी मीडियम है सभी में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से हमेशा कम रहेगी। तीसरा जो गुण है वो होता है कि प्रकाश की तरंग 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो कहीं 3900 मिलेगा, कहीं 3800 मिलेगा, कहीं 4000 भी मिलेगा। लेकिन रेड का लगभग कंफर्म होता है कि हर एक बुक में 7800 एंगस्ट्रॉम तक ही देते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम हमको बताइए 10⁻⁻10 मीटर। ओके, अब ये तो हो गया, हमारे प्रकाश भी हो गया कि प्रकाश कोई ऐसा विकिरण है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तथा प्रकाश के गुण भी हो गए कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तथा प्रकाश की जो तरंग है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तरंग वगैरह के बारे में आगे पढ़ेंगे, इसे अभी थोड़ा छोड़ता हूँ क्योंकि तरंग बताना पड़ेगा, फिर पूरी वेव पढ़ानी पड़ जाएगी। डालते हैं फिर नेक्स्ट हेडिंग जो मेन है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब दो चीज है, एक तो है परावर्तन, एक है अपवर्तन। परावर्तन हमेशा एक ऐसी वस्तुओं से होता है जो चिकना हो और चमकदार हो। जैसे हमारे घर में जो हम अपना चेहरा देखते हैं, जिस दर्पण में देखते हैं, वो एक समतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। 3 प्रकार के दर्पण होते हैं। वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं दर्पण, एक समतल, एक गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण आते हैं 2 प्रकार के, उत्तल और अवतल दर्पण में। लेकिन अभी हमें प्रकाश का परावर्तन की डेफिनेशन देखनी है कि जब प्रकाश किसी चिकने अथवा चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आए, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे
अगर ये हमारे पास कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण नाम दे दिया इसको एम फॉर मिरर, कि प्रकाश की कोई किरण आई, ठीक, और इससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गए। माध्यम क्या कहने का मतलब कि जो देखो जहां हमने दर्पण रखा है तो दर्पण के ऊपर की तरफ एक माध्यम है, दर्पण के नीचे की तरफ दूसरा माध्यम है, दर्पण के दूसरी साइड तो गया नहीं। तो डेफिनेशन क्या बनाई कि जब प्रकाश किसी चिकने तथा चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यही लिख लेना साइड में, क्योंकि वो डायग्राम में तो काम आएगा। जब प्रकाश किसी चिकने तथा चमकदार भी होना चाहिए, चिकना भी होना चाहिए, चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन। पहला वाला चैप्टर में थोड़ा सा तेज स्पीड में निकालूंगा क्योंकि हाई स्कूल में हम लोगों ने पढ़ रखा है, बस हमें थोड़ा सा ये रिवाइज करना है, सारी चीजें वो हाई स्कूल वाली है। तो जब प्रकाश किसी चिकने तथा चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कि कोई प्रकाश की किरण आई, टकराई और दोबारा उसी माध्यम में चली गई। अब ये उतारना, वीडियो पॉज करके उतार लेना। अब जो है इसके आगे वो है प्रकाश के परावर्तन संबंधी कुछ परिभाषाएं। आज ही खत्म करना है लगभग परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन संबंधी कुछ परिभाषाएं, सम डेफिनेशन रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जैसे ये मिरर है, हमने एक किरण डाली, एक दूसरी किरण ली। अब इस किरण को वो कहते हैं हम आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ठीक। ये तो हमारा दर्पण है, और वो भी कौन सा दर्पण लिया हमने यहाँ पे? समतल दर्पण। समतल मतलब प्लेन, बिल्कुल जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, दीवारें होती हैं, फर्श होता है, समतल एकदम। जो किरण आ रही है उसको बोला आपतित किरण, और जो किरण परावर्तन के पश्चात दूसरी साइड में चली गई उसको कहते हैं हम परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड लाइट। और जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिल रही है, यहां टकरा रही है, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से ही अगर एक लंब खींच दिया जाए, बिल्कुल परपेंडिकुलर लंब, लंब कहने का मतलब कि दर्पण से बिल्कुल 90 का एंगल बनाए, इसको कहेंगे हम अभिलंब। सही। अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच का एंगल बन रहा है इसको कहेंगे आपतन कोण, और इसे प्रदर्शित करते हैं हम आई से, इंसिडेंट एंगल। अभिलंब तथा आपतित किरण के जो बीच में कोण होगा उसे आपतन कोण कहेंगे। सारी परिभाषा में लिखेंगे। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को कहेंगे परावर्तन कोण, और इसे प्रदर्शित करेंगे हम स्मॉल r से, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो कितनी परिभाषाएं होंगी? 1 2 3 4 5 6 परिभाषा, यानी प्रकाश के परावर्तन से संबंधी हमारे पास टोटल 6 परिभाषा है। तो सबसे पहले डालें हम आपतित, सबसे पहले डालते हैं हम आपतन बिंदु। पहला आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। उसी के हिसाब से हम इसको बनाते जाएंगे। तो क्या बना है परिभाषा? आपतन बिंदु बोलेंगे
कि प्रकाश दर्पण की ओर आने वाली प्रकाश की किरण, दर्पण की ओर, दर्पण ये रहा, प्रकाश की किरण ये रही, दर्पण की ओर आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या करें कि दर्पण की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकरा रही है उस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु। लिखे प्रभाव, दर्पण की ओर, ये डायग्राम आप लोगों को बनाना बहुत साफ सुथरा, मेरे पास तो ब्लैक इंक ही है बस, आप इसे थोड़ा सा ब्लू ब्लैक दोनों कलर का पेन यूज करके बनाना तो बड़ा प्यारा लगेगा ये। दर्पण की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के जिस बिंदु पर, दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो परिभाषा कहां से बनाई थी हमने? डायग्राम से। डायग्राम अगर दिमाग में हो, हमें और ये पता हो कि कौन सी चीज है क्या है, तो डेफिनेशन बनाना बड़ा आसान है कि दर्पण की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से कि जिस बिंदु पर टकराए उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन ले रहे हैं अब आपतित किरण। सेकंड, आपतित किरण। आपतित किरण क्या है कि दर्पण की ओर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। सीधी सी बात, यहां भी कर सकते थे लेकिन वो मेरे को थोड़ा आपतन बिंदु से ज्यादा मोहब्बत है तो इसलिए मैंने वो पहले ले लिया। आपतित किरण, इंसिडेंट रे। क्या रेफरेंस? दर्पण की ओर। अब देखो ये एरो लग रहा है तो दर्पण की ओर आ रही है, ये एरो लग रहा है तो वो दर्पण से जा रही है। तो दर्पण की ओर, दर्पण की ओर आने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण को आपतित किरण या इंसिडेंट रे कहते हैं। तो आपतित बिंदु की परिभाषा बनाई कि आप दर्पण की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उसको तो कह दिया हमने आपतन बिंदु। आपतित किरण क्या बोला कि दर्पण की ओर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कह रहे हैं। इतना उतारो, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद ले रहे हैं परावर्तित किरण को। वीडियो पॉज करके आराम से उतार सकते हो। और मैंने खुद अपनी वीडियो दोबारा देखी थी तो मुझे कुछ स्पीड जो है मतलब मेरे बोलने की थोड़ी सी कम लगी, तो आप अपनी सुविधा अनुसार 1.25 1.5 उस तरीके से चला लेना। ऐसे चलाना कि समझ में आ जाओ लिख कि ये ना कि बस हवाबाजी चल रही है। थर्ड आई हमारी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। अब रिफ्लेक्टेड रे क्या बोलेंगे कि दर्पण से, अब ये नहीं बोलेंगे सिंपल सी के बोल देंगे दर्पण से दूर जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे कि दूर जा रही है, लेकिन कुछ शब्द जोड़ेंगे कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये वाला शब्द जोड़ना जरूरी है। आपतित किरण तो आई, अब दर्पण से परावर्तन होने के बाद जानी चाहिए किरण। दर्पण से परावर्तन के पश्चात दूर जाने वाली किरण को प्रकाश की परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण से परावर्तन के पश्चात दूर जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात दूर जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब इसके बाद क्या बचा? तीन तो डेफिनेशन होगी। एक बचा आपतन कोण, एक बचा परावर्तन कोण, एक बचा अवलंबन।
तो अभिलंब ले लेते थे 4th नंबर पे। अभिलंब की क्या बनाए कि अभिलंब क्या है, ये ना, और ये है क्या बोलेंगे, दर्पण पर या दर्पण के आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है, सिंपल ज्योमेट्री है, बस वो जो डायग्राम है उसको देखते जाओ और बनाते जाओ। इंसिडेंट अभिलंब है तो अभिलंब नॉर्मल 4th है, क्या बोल रहे थे कि आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। सीधी सी परिभाषा तीनों चारों की बनाई। सबसे पहले क्या बनाई थी हमने, आपतित किरण, कि दर्पण की ओर आने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। फिर बनाई परावर्तित किरण या आपतन बिंदु बनाई कि आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु को कह रहे हैं। फिर बनाई हमने परावर्तित किरण कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात दूर जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। फिर आए हम अभिलंब पर, तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यहाँ दर्पण जोड़ो या मत जोड़ो कोई बात नहीं है, अब आपतन बिंदु की बात हो रही है तो भैया वो दर्पण पे ही होगा, है ना। अब आते हैं दो चीज डेफिनेशन बची, एक तो बचा आपतन कोण और एक बचा परावर्तन। अब इन दोनों को चलते हैं, बड़ी प्यारी सी हैं ये। यहाँ पर परावर्तन का छोटा मोटा सा बेसिक हमारा सा खत्म सा हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ये आया हमारा 5th आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। क्या है इंसिडेंट एंगल? जब डायग्राम बना रही थी एक बात बोली थी, देखो पहले तो देखो कि इंसिडेंट एंगल आपतन कोण है कौन सा, ये वाला है ना। तो क्या है, सीधी बना दो कि आपतित किरण तथा अभिलंब ये ना, ये वाला अभिलंब, और आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण व अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। फिर क्या आएगा, परावर्तन कोण 6, परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल। परावर्तन कोण पे क्या बोलेंगे कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब। अब परावर्तन कोण तो ये वाला है, ये वाला वो क्या बनना है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को लिख दे रहे हैं यहाँ पे। परावर्तित किरण जब तक ये वाला होता है, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। जब आपतन कोण की बात हुई तो हम उसे स्मॉल आई से प्रदर्शित कर रहे थे, और जब परावर्तन कोण की बात हुई तो हम उसे आर से प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आई और आर के बीच। उतारिए। अब आते हैं इसके बाद परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, ये डायग्राम देखो भैया साफ सुथरा बनाना है। ब्लू ब्लैक पेन से मेरे पास ब्लैक इंक है, इसलिए मैंने ऐसे छोड़ दिया। आगे कभी जरूरत पड़ी तो एक रेड कलर का और मान कर लिया हूँ। वैसे तो पहले ये रेड ही था, ब्लैक इंक डाल दी मैंने इसमें, तो इस वजह से ब्लैक ही चल रहा। तो नेक्स्ट हेडिंग है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम
अब परावर्तन में के जो है उसके दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। पहले की बात करते हैं, दूसरा तो बहुत आसान है। पहला क्या कहता, देखना ध्यान से डायग्राम में, आपतित किरण है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, सही, दो शब्द आगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, समझना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीन चीज होगी ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तल मतलब एक ही प्लेन में। ये नहीं है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तो ऐसे जा रही है और अभिलंब यहाँ होकर क्या होगा दूसरे वाले प्लेन में, ऐसा नहीं होगा। कि क्या कहेंगे, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में एक ही प्लेन में होते हैं। पहला कि आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या कह रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, एक ही तल में होते हैं। अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। सही है। दूसरा तो बड़ा आसान सा है, हाई स्कूल का तुम्हें याद ही होगा कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, है ना, ये तो याद भी होगा कि आपतन कोण आई कौमा परावर्तन कोण आर सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी अगर ये एंगल 45 है, सॉरी 45 जो बहुत चलता है, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30, ये 60 है तो ये भी 60 है। जितना एंगल ये वाला होगा आपतन कोण का, उतना ही हमारा परावर्तन कोण का होगा। तो क्या दोनों नियम क्या है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में, और दूसरा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। फिर इसके बाद है हमारा डेफिनेशन गोलीय दर्पण, जो टॉपिक है गोलीय दर्पण। अब यहाँ तक तो ये परावर्तन वाली सिंपल वाली ये चीजें खत्म हुई। ये हिल रहा है, इसको ज्वाइन करवाओ। एक वैसे मेरे पास दूसरा बोर्ड और रखा, लेकिन वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, उसको भी लेकर आए, वो बड़ा है इससे। नेक्स्ट स्टडी है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले तो हम गोलीय दर्पण की परिभाषा बनाएंगे, ठीक। फिर गोलीय दर्पण के पढ़ेंगे प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हम गोलीय दर्पण देख ले रहे हैं। डेफिनेशन डायग्राम से बनेगी कि कोई हमने कांच का खोखला गोला सा लिया, ठीक, यहाँ देखते हैं, छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे ऊपर। कोई हमने कांच का खोखला गोला, कांच का खोखला मतलब आप पर जिसमें देख सकते हैं, और इसके एक हिस्से को काट दिया, बचा सिर्फ इतना, ठीक। अब अगर इसके एक सिरे पर या इस साइड में, अब इसके दो तल हो गए, एक तो ये वाला तल हुआ और एक ये वाला तल हुआ। एक कांच का खोखला गोला लिया और उसको हमने काट के अलग कर दिया कि हमने छोटा सा हिस्सा छोड़ा, और उसके या तो एक तल पर किसी चिकने की कलई वगैरह कर दी, पेंट वगैरह कर दिया। वैसे तो हम करते हैं पाले की कली और रेड ऑक्साइड का पेंट करते हैं, पाले की कली और रेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। यदि अगर इस वाले के अंदर करो तो बन जाएगा हमारा उत्तल दर्पण, अगर इस बाहर वाले में करोगे तो अवतल दर्पण बन जाएगा। तो क्या बनाएंगे परिभाषा कि गोलीय दर्पण
उस खोखले गोले का, गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है जिसके एक तल पर पारे की गलई तथा रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। यानी गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है जिसके एक तल पर पारे की कलई व रेड ऑक्साइड या लाल ऑक्साइड जो भी बोलना हो, रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। कभी दर्पण देखा ना तुमने, अपना घर वाला देखना जिसमें चेहरा वगैरह हम देखते हैं, जिसमें आप अपना सुंदर सा मुखड़ा देखते हो, और उसमें देखोगे एक जिस साइड से हम देख रहे हैं वहां तो वो चमकदार है। जो चमकदार होता है ना वो तो होता है ये पानी की कलई, पारा, और जो उसके पीछे या तो रेड कलर का होता है या कहीं कहीं ब्लू कलर का होता है, ज्यादातर रेड कलर का होता है। पहले तो सिंपल कांच लिया, उसके ऊपर पानी की कलई की, फिर उसको सुखाया, और क्योंकि पानी की कलई रोक नहीं पाती है तो उसे रोकने के लिए उसके ऊपर रेड ऑक्साइड का पेंट और कर देते हैं, तो जिसके कारण वो फिर चिकना भी बन जाता है। चिकना तो नहीं, पहले से कांच ले लिया हमने, प्लेन गिलास लिया, फिर उस पर हमने पानी ऑक्साइड का कर दिया तो फिर वो चमकदार बन गया, और चमकदार पानी की कलई को रोकने के लिए हमने उस पर रेड ऑक्साइड का भी पेंट कर दिया। ठीक, तो गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है जिसके एक तल पर पानी की कलई व रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। गोलीय दर्पण, फिर आगे पैरा चेंज करके, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर, गोलीय दर्पण हो गया हमारे दो प्रकार के, सर्कल मिरर दो प्रकार के होगी, कॉनकेव मिरर तथा और कॉन्वेक्स मिरर। अब इनकी लिखते हैं अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की परिभाषा। देखो डायग्राम पहले देख ले तो परिभाषा बनाना बड़ा आसान सा हो जाता है। अगर डायग्राम हम पहले थोड़ा दिमाग में रख लें, जैसे ये है, एक तो ये है जिसके बाहर वाले पे पेंट कर दिया, ये निशानों का मतलब है बाहर वाला पेंट है इस साइड है, और एक ये है इसके अंदर वाले पे पेंट कर दिया, इसको तो कहते हैं अवतल दर्पण और इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। तो पहले हमने जो हेडिंग डाली थी अवतल दर्पण डाल लेंगे, तो फर्स्ट अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। तो क्या कहेंगे परिभाषा, इसी से बना देंगे, दिख तो रहा है तो गोलीय दर्पण। क्या थी गोलीय दर्पण की परिभाषा, कि उस खोखले गोले का कटा हुआ गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है जिसके एक तल पर पानी की कलई तथा रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। अब गोलीय दर्पण होते हैं हमारे दो प्रकार के, है ना, गोलीय दर्पण। तो अवतल दर्पण की क्या परिभाषा बनाएंगे, कि वह गोलीय दर्पण जिसके उभरा, दो भाग है ना, एक तो उभरा हुआ है एक दबा हुआ भाग है, तो वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पेंट किया जाता है तथा परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, दबे हुए तल से होता है। और उत्तल दर्पण की क्या परिभाषा बनाएंगे, कि वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पेंट किया जाता है तथा परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, दोनों जस्ट अपोजिट है। तो अवतल दर्पण की बना दें कि वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर और उभरे हुए तल पर पेंट किया जाता है, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पेंट किया जाता है तथा
उभरे हुए तल पे तो हमने पेंट कर दिया, तथा दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये तो हो गया अवतल दर्पण। अब आए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जस्ट उसका उल्टा कि उभरे हुए तल पर से तो होगा उसका परावर्तन और दबे हुए तल पर पेंट कर देते हैं। सेकंड उत्तल दर्पण कि वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पेंट किया जाता है तथा उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी दबे हुए तल पे तो पेंट किया जाता होता था, उभरे हुए तल पर उसका प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो ये दोनों डेफिनेशन लिखनी है और दोनों की डायग्राम भी बनानी है, फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा। जैसे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषा थी ना, उसी तरीके से गोलीय दर्पण से भी संबंधित कुछ परिभाषा है। हेडिंग डालो, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा। सबसे पहले ले रहे हैं वक्रता केंद्र। इंग्लिश में कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या होता है? अब जब हमने गोलीय दर्पण की जो परिभाषा पढ़ी थी अभी कुछ देर पहले, तो उसमें हम कह रहे थे कि कोई खोखला गोला था जिसका गोलीय दर्पण एक कटा हुआ भाग था, है ना, ये कहा था, और जिसके एक साइड पर हम पेंट कर देते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या है, इसकी भी डेफिनेशन उसी से बनेगी कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, मान के चलिए ये खोखला गोला है, हम इसी से अपने गोलीय दर्पण बना रहे हैं, मतलब एक अवतल दर्पण बना रहे हैं या उत्तल दर्पण बना रहे हैं, जो भी हमारी मर्जी है उस तरीके से बना रहे हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को, अब ये खोखला गोला है तो इसका कोई ना कोई तो केंद्र होगा, पक्का होगा। गोले का तो केंद्र होती है, गोला हो या वृत्त, तो उसके केंद्र होनी है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे ये वाला खोखला गोला लिया, इसका ये केंद्र है, हमने इसी को काट के अलग से बहुत सारे गोलीय दर्पण बना दिए। अब हमें पता करना है कि उस गोलीय दर्पण का अवतल है या उत्तल है, उस दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है। बाकी तो हम एक्सपेरिमेंट से निकाल लेते, लेकिन जो डेफिनेशन है वो यही कहती है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। इसके नेक्स्ट है हेडिंग सेम इसी जैसी वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे भी सेम है। अब यहाँ तो केंद्र की बात कर रहे थे तो वो वक्रता केंद्र बोल दिया। जब हम त्रिज्या की बात करेंगे तो हम उसको त्रिज्या बोलते हैं, क्योंकि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बोलो बंसी वाले महाराज की जय। तो गोलीय दर्पण सेम डेफिनेशन बिल्कुल, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जब वक्रता केंद्र की बात करी तो जो खोखला गोला है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कह दिया, और जब हम वक्रता त्रिज्या की बात कर रहे हैं तो उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कह दिया। ठीक है, बताइए। अब इसके आगे लेते हैं ध्रुव। अब आगे की डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ डायग्राम बना ले रहे हैं जिससे बड़ी आसानी से होगी समझने में। अब ये वाली तो अब गोलीय दर्पण हमें काट के थोड़ी दिखाता है, यहाँ पे काट के दिखाने के लिए तो बहुत कुछ हो जाता है। यहाँ डेफिनेशन लिखते रहेंगे एक एक करके, एक दो जितनी भी है, और यहाँ एक नीचे से हम डायग्राम बनाते हैं, बोर्ड लेके आना पड़ेगा। ये कौन सा दर्पण हो गया बता दो, कहाँ बताओगे आप, कैसे बताओगे? ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक, ये कौन सा हो गया? अगर ये बाहर पे किया तो अवतल हो गया, अगर इसके अंदर वाले पे कर दूं तो ये बन गया हमारा उत्तल दर्पण। ठीक, अब वक्रता केंद्र बोला हमने कि जो खोखला गोला होगा ये ऐसे तो बना होगा, किसी खोखला गोला एक गोला होगा उससे ये काट के बना दिया, ऐसी इसका चारों तरफ कुछ होगा एक गोला सा, उससे ये काट के बना दिया। तो इसके केंद्र को जिसे हम सी कहते हैं वक्रता के, ऐसे एक केंद्र इधर होगा, इसको हमने सी कह दिया। इसे मिटा दो, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। खोखला गोला था हमने यूज करा और उसे बाकी को हमने फेंक दिया या कहीं भी रख दिया, हमें कोई जरूरत नहीं है बाकी होगी, हमें बस इतने की जरूरत है। तो ये किसका वक्रता केंद्र हो गया, ऐसे इधर हो गया। और फिर वक्रता त्रिज्या क्या होगी कि वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको कह दिया हमने वक्रता त्रिज्या, जो उस खोखले गोले की त्रिज्या थी। अब नेक्स्ट आएगा ध्रुव, तीसरी पोल। अब पोल क्या कहते हैं कि जो दर्पण है, दर्पण में हमारा कुछ परावर्तक तल है कि दर्पण में एक एरिया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ही प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक ही प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। मतलब इसका एक परावर्तक तल है कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, जो मिड पॉइंट होगा दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, ऐसे यहाँ है इसका, तो इसके जो मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं तथा इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, छोटी छोटी हेडिंग आगे बढ़ते जाते हैं तुरंत के तुरंत। प्रकाश अक्ष, या प्रकाश अक्ष मत बोलो, या प्रकाशिक अक्ष बोलो, मुख्य अक्ष बोलो, यहाँ तो मुख्य अक्ष अच्छा शब्द है। प्रिंसिपल
एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं? देखो हमने दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को तो कह दिया ध्रुव, यानी ध्रुव हो गया हमारे ये जो पॉइंट है दोनों में। अवतल दर्पण का ये हो गया ध्रुव, और उत्तल दर्पण का ध्रुव ये हो गया। मुख्य अक्ष की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दोनों अलग अलग है, कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ऐसे यहाँ पर ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। डेफिनेशन, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुव किसे कहते हैं? तो ध्रुव कह रहे हैं दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, तो ध्रुव कह दिया। और मुख्य अक्ष किसको कह दिया? कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हमने कह दिया मुख्य अक्ष। फिफ्थ हेडिंग इसी के बाद दर्पण का द्वारक, ये इंपॉर्टेंट लगा लें, ये पूछी जाती है। एक ये और एक मुख्य फोकस, ये ज्यादा पूछी जाती है। दर्पण का द्वारक, ये ऊपर लिखे हैं ना, मिटा देते हैं, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका। ऊपर डालते हैं। फिफ्थ के, हाँ, दर्पण का द्वारक, एपरेचर ऑफ मिरर। अब एपरेचर क्या है? एपरेचर सीधा अब दर्पण का जो परावर्तक तल है, जहां से दर्पण परावर्तन कर सकता है, उसके तो मध्य बिंदु को तो कहा था हमने ध्रुव। अब दर्पण का जो परावर्तक है उसका भी कुछ ना कुछ व्यास होता है। व्यास किसे कहेंगे? अब जैसे ये हमारा दर्पण का द्वारक है, ठीक, ऐसे यहाँ पे तो व्यास बनेगा। यहाँ व्यास क्या होता है कि जो भी हमारे पास गोला वाली चीज है उसके मैक्सिमम चीज को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। यानी यहां से लेके ये, इसको हम कहेंगे द्वारक। कि दर्पण के परावर्तक तल मतलब जहां से दर्पण परावर्तन कर सकता है, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है मुख्य फोकस 6। इसको करेंगे कल, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा मुझे चीजें बतानी है। प्रिंसिपल फोकस, कुछ ज्यादा चीजें बतानी पड़ेगी, तो इसे हम कल ही चालू करेंगे। हाँ, लेकिन उससे पहले एक बात आप हमेशा याद रखना कि अगर हमारे पास कोई भी दर्पण हो, जैसे अवतल दर्पण लेते हैं, ठीक, ये हो गया उसका मुख्य अक्ष, यहाँ पे वक्रता केंद्र और यहाँ पर उसका ध्रुव, ठीक। अब इस दर्पण पे अगर मुख्य अक्ष की समांतर कोई भी प्रकाश की किरण आए, ठीक, यानी मुख्य अक्ष की ये वाला हमारा सीपी वाला, इसके अगर पैरेलल, समांतर मतलब ऐसी रेखा है जो एक दूसरे को आगे जाके कहीं ना काटे, समांतर वो रेखा वो कहलाती है। जैसे हमारी जो लाइन वाली कॉपियां होती हैं उसमें दोनों लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। जैसे और ले लें ट्रेन की पटरियां, जो रेल होती है, रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी ट्रेन नहीं होती, रेल वो होती है जो इस पे चलती है, गाड़ी तो गाड़ी है। तो जो पटरियां हैं जो लोहे की बिछा रखते हैं वो भी एक दूसरे को नहीं काटते, वो एक दूसरे के समांतर रहती है। कि अगर ये समांतर आए मुख्य अक्ष के, तो ये दोनों प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। इसी बिंदु को कहते हैं फोकस। ये तो हुआ अवतल दर्पण के केस में, कल बात करेंगे और अच्छे से।
अवतल के केस में अगर हम इसी को ले लें उत्तल में, उत्तल बना लिया, रफली से बना लें, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, यहाँ वक्रता के मुख्य अक्ष के कोई प्रकाश की किरण समांतर आई। अब अवतल दर्पण का काम है उसकी प्रकाश की किरण को अंदर करना, और अब उत्तल दर्पण का काम है उस प्रकाश की किरण को फैलाना। इसके बारे में कल बात करेंगे कि अवतल दर्पण प्रकाश की किरण को इकट्ठा क्यों कर रहा है और उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैला क्यों रहा है। इसलिए इसे अवतल दर्पण का दूसरा नाम भी ये भी है अभिसारी लेंस, एक जगह करने वाला, और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम भी है अपसारी। इसे भी कराएंगे हम कल कि उत्तल दर्पण क्यों फैलाता है और अवतल दर्पण क्यों इकट्ठा करता है। अब प्रकाश की किरण यहाँ आई, अब कोई व्यक्ति यहाँ से देखे इस वाले पॉइंट से या फिर इस वाले पॉइंट से, तो उसे क्या दिखेगा, ये वाली की प्रकाश की किरण किसी दूसरे बिंदु से आती हुई दिखाई देगी पीछे से। इसके बारे में, और इस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं, ऐसे अवतल दर्पण इस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। तो कल हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण को अपसारी क्यों कहा और उत्तल दर्पण को अपसारी क्यों कहा, क्यों एक दर्पण फैला रहा है प्रकाश की किरणों को, दूसरा दर्पण प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर रहा है। मुख्य फोकस में ही ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, मतलब थोड़ा सा वास्ट बड़ा सा टॉपिक है, इसलिए मैं कल स्टार्ट करूंगा इसे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और आप इस सभी के नोट्स पूरे प्रॉपर तरीके से बनाना, और जो भी चीज़ समझ में नहीं आए प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे। और जिस कोई भी आगे ज़रूरत हो 12th क्लास के बैच के लिए, तो आगे इस वीडियो को शेयर करें और अपने ज़रूरतमंदों को फैलाएं, जिससे मेरा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा हो। ठीक है।